दिल्ली कोचिंग हादसे में जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं इस मामले में अब एक्शन भी लिया जा रहा है। इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ IS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। इस हादसे के बाद से कोचिंग सेंटर से लेकर सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं हमेशा की तरह हादसे के बाद सिस्टम जागा है और अब एक्शन देखा जा रहा है। सोमवार को पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर MCD ने एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे। हादसे के बाद से स्टूडेंट लगातार गुस्से में नजर आ रहे हैं। छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के LGV सक्सेना से भी छात्रों ने मुलाकात की है। छात्रों के गुस्से के बीच MCD ने 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। मामले में सियासी हंगामा भी बरपा हुआ है। सोमवार को बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी मुख्यालय का घेराव किया गया और दिल्ली सरकार को घेरा गया। दिल्ली कोचिंग हादसे की गूंज संसद में भी सुनाई दी है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने इस घटना के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में IS एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल एक और जहां सियासी पारा हाई है, उधर मामले में कार्रवाई भी तेज होती जा रही है। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं 5 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। उधर दिल्ली हाई कोर्ट में इस हादसे को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में घटना की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गाइडलाइंस बनाने की बात कही गई है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद अधिकारियों पर गाज भी गिरनी शुरू हो गई है। वहीं इस मामले पर सियासी हंगामा भी जमकर देखा जा रहा है। हालांकि सवाल कई हैं और इनके जवाब तलाशने बेहद जरूरी है। संसद के मानसून सत्र के 6ठे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर दिखे। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत चक्रव्यूह की कहानी के साथ की, जिस पर सदन के भीतर हंगामा हो गया। देखिए एक रिपोर्ट। एक के बाद एक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब संसद में मोदी सरकार पर सवाल दागे, तो लोकसभा में जमकर हंगामा बरपा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सिर पकड़ लिया। ये मौका था बजट पर चर्चा के दौरान जवाब देने का। राहुल गांधी ने बजट पर बोलते हुए केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने भाषण की शुरुआत चक्रव्यूह की कहानी के साथ की और बीजेपी के कमल के फूल को चक्रव्यूह बता दिया। राहुल ने कहा कि 21वीं सदी में दूसरा चक्रव्यूह भी बना है। जो अभिमन्यु के साथ हुआ वही हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। राहुल के भाषण के दौरान सदन में जमकर हंगामा भी बरपा, पर राहुल के तीर एक के बाद एक चलते रहे। उन्होंने अग्निवीर, पेपर लीक, किसान और मिडिल क्लास पर बात की। बजट पर राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ में छुरा घोंपा है। प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने ताली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। राहुल के भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने सिर पकड़ लिया, लेकिन राहुल गांधी एक के बाद एक मुद्दे उठाते रहे। राहुल ने किसान कानून के मुद्दे भी उठाए। उन्होंने अंबानी अडानी का नाम लिया तो स्पीकर ने उन्हें टोका।
तो राहुल ने कहा, क्या इन्हें A1 और A2 कह सकता हूँ? राहुल ने दलित, आदिवासी, पिछड़ों की बात की और आखिर में चक्रव्यूह के जवाब में बोलते हुए कह दिया कि हम बीजेपी के चक्रव्यूह को जाति जनगणना से तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने सदन के भीतर कहा कि मोदी सरकार के चक्रव्यूह को तोड़ कर रहेंगे और ये चक्रव्यूह जातीय जनगणना के माध्यम से टूट जाएगा। वो दम लगाकर सदन के भीतर और सदन के बाहर काम करेंगे। मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली। देश के आधे राज्यों में सैलाब के प्रचंड प्रहार से त्राहिमाम मचा हुआ है। गांव हो या शहर बाढ़ से कराह उठे हैं। सैलाब से जंग लड़ते हुए लोगों की हर दिन तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मानसून के मौसम में आधा हिंदुस्तान बेहाल है। भारी बारिश और बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें इन दिनों आम हो गई हैं। कहीं खेत खलियान और रास्तों ने जल समाधि ले ली तो कहीं घरों में भी पानी बिन बुलाए मेहमान की तरह आगमन का। बर्बादी की ये भीषण तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक देश के कई राज्यों में आसमानी आफत ने कोहराम मचाया हुआ है। कहीं सैलाब ने लोगों की जिंदगी पर अपने गांव, घरों में ही ग्रहण लगा दिया है तो कहीं धार्मिक स्थल या पर्यटन के लिए गए लोग लहरों की गिरफ्त में अपनी सांसें बचाने के लिए भारी जद्दोजहद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में इन दिनों मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मैदानों से लेकर घर और सड़कों से लेकर हाईवे सैलाब में डूबे हैं। नाला डेंजरस रफ्तार से बह रहा है। इसका पानी खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। कुंभी नाला में आए उफान में खेतों में काम कर रहे करीब 59 लोगों का रेस्क्यू SDRF की टीम ने किया। अगली तस्वीर महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर से है, जहां बाढ़ से हाहाकार के बीच एक कार बहती हुई दिखाई दी। पानी की रफ्तार के आगे ये कार ऐसी बहती दिखाई दी जैसे ये महज एक खिलौना हो। आसपास मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। अब आइए आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां गांदरबल इलाके में झरने में नहाने के लिए 2 लोग उतरे और अचानक आए उफान की वजह से फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं लग रहा था और वहां से निकल पाना तो लगभग असंभव था। दोनों लोग काफी देर तक वहीं फंसे रहे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उनका रेस्क्यू करने की कोशिश की। लोगों ने उन्हें रस्सी के सहारे रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे ये कोशिश भी नाकाम हुई और इस बीच झरने का जलस्तर बढ़ा और दोनों ही लोग बहते हुए नीचे आ गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। उधर नैनीताल में भी SDRF के जवान 4 लोगों के लिए देवदूत साबित हुए। कैचीधाम के पास 4 लोग नदी के किनारे फंस गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहले नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तक रस्सी बांधी और फिर शुरू हुआ अभियान। नदी में बहते हुए लोग रस्सी पकड़कर किनारे आ गए। बारी बारी से चारों लोगों को नदी पार कराई गई। करीब 3 घंटे तक चले इस अभियान में चारों लोगों को नई जिंदगी दे दी। देखिए इस शख्स को तूफानी लहरों ने किस तरह लीन किया है, जिसमें इसका बचना बेहद मुश्किल लग रहा है। तस्वीरें कांगड़ा घाट हरिद्वार की है, जहाँ गंगा के उफान में 2 कांवड़िए बुरी तरह फंस गए। उफनती लहरें इन्हें तेजी से बहाती ले जा रही है। जिंदगी के लिए छटपटाते इन कांवड़ियों का तूफानी वेग से बहते पानी पर कोई जोर नहीं चलता, लेकिन आफत की इस घड़ी में SDRF के 2 जवान अपनी जान की बाजी लगाते नजर आए और इन्हें बचाने के लिए हाहाकारी लहरों में कूद गए। मानसून के इस आफत काल में अगर प्रशिक्षित बचाव टीमें न हो तो जानलेवा सैलाब से सैकड़ों जिंदगियों को खत्म होने से बचा पाना मुश्किल है। मुसीबत के वक्त लोगों की जिंदगी बचाने वाले ये जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। बाढ़ पीड़ित लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जाबाज जवान जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बाढ़ और बारिश से आफत का माहौल है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान होने की खबरें सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्य इन दिनों बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई बांधों का जलस्तर बढ़ने के बाद उनके गेट खोले गए हैं, इससे खतरा और बढ़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट।
बाबा महाकाल की नगरी में शिप्रा नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा घाट डूब चुका है। उज्जैन का ये राम घाट है। राम घाट पर बने मंदिरों में भी बारिश का पानी घुस चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता के तौर पर पुलिस के जवान तैनात किए हैं। और भी स्थिति और जल बढ़ सकता अगर उधर गिरा तो। श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं, उनके लिए किस तरह की चेतावनी? श्रद्धालु डेली आ रहे हैं, उनको स्नान करके थोड़ी देर डुबकी ला के बाहर निकल रहे हैं, ज्यादा उधर जाने नहीं दे रहे गहरे पानी में। शाजापुर जिले में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं, यहाँ कई रास्ते कट गए हैं, गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। उधर बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। रविवार को पारस 2 डैम के 2 गेट खोले गए, जिसका असर 12 घंटे बाद बुरहानपुर की ताप्ती नदी पर देखने को मिला। यहाँ होम गार्ड जवान हर घाट पर तैनात किए गए हैं और लोगों को नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। भोपाल में 1 हफ्ते से हो रही अच्छी बारिश की वजह से बड़ा तालाब लबालब भर गया है। तालाब अब सिर्फ करीब 1.5 फीट ही खाली बचा है। ऐसा अनुमान है कि 24 घंटे अगर अच्छी बारिश हुई तो तालाब का वाटर लेवल फुल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देख सकते हैं। दंतेवाड़ा में पिछले 10 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। किरंदुल क्षेत्र में डैम के टूटने से कई घर तबाह हो गए हैं। यहाँ कई मकान धराशायी हो गए हैं। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। प्रशासन की ओर से राहत शिविर लगाकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात जानने के लिए सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम अचानक बाढ़ नियंत्रित केंद्र पहुँचे। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और कहा कि उन स्थानों पर जहां पुल के ऊपर पानी बह रहा है वहां नागरिकों को जाने से रोकना सुनिश्चित किया जाए। बांधों के गेट खुलने की स्थिति में सतर्कता बरतने को कहा गया है और जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा गया है। देश भर में बाढ़ की वजह से करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। लोगों के आशियाने बह गए हैं और कई जानें भी जा चुकी हैं। फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ संदीप हमरकर, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहीं गाड़ी तोड़ी जा रही है तो कहीं ई रिक्शा। ताजा मामला गाजियाबाद का है, जहां कांवड़ियों ने पुलिस लिखे विजिलेंस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। गाड़ी को कांवड़ियों ने पलट दिया। ये वो पुलिस वालों की गाड़ी है जो इनकी देखभाल के लिए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि गाड़ी ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी थी। घटना के बाद कांवड़िए गुस्से में आ गए। पहले तो लाठी डंडे से गाड़ी के शीशे तोड़े, फिर उसको पलट दिया। पूरा घटनाक्रम गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर दुआही रैपिड रेल स्टेशन के पास हुआ। जो गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है उसके मालिक का नाम अवनीश त्यागी बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दुआई मेट्रो स्टेशन के पास सुबह करीब 10:15 बजे एक गाड़ी के द्वारा एक कांवड़ियों को टक्कर लगने का प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें आक्रोशित होकर कांवड़ियों के एक समूह के द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़। बाबा महाकाल की सवारी तो वैसे अपने आप में ही भव्य होती है, लेकिन इस बार बाबा महाकाल की सवारी ने एक नया इतिहास रच दिया है। 350 जवानों की पुलिस बैंड इस बार बाबा महाकाल की सवारी में शामिल हुई। देखिए रिपोर्ट। आया सावन का दूसरा सोमवार, अपनी प्रजा का हाल जानने निकले बाबा महाकाल। जी हाँ, सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकली। पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल ने चंद्रमौलेश्वर रूप में भक्तों को दर्शन दिए, तो हाथी में सवार होकर मन महेश के स्वरूप में बाबा प्रजा का हाल जानने निकले। मंदिर के मुख्य द्वार पर बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद हाथी पर सवार होकर पुलिस के बैंड की धुन पर बाबा शहर भ्रमण पर निकले। उनके साथ पुलिस के घुड़सवार भी चले अपने राजा को देखने के लिए।
यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त दूर दराज से पहुँचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। पहली बार बाबा महाकाल की सवारी में पुलिस का बैंड शामिल हुआ। 350 जवानों का विशेष पुलिस बैंड सवारी में शामिल रहा। आदिवासियों की टोली ने अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया। डिंडौरी से बैगा समुदाय के आदिवासियों की टोली यहाँ पहुंची और लोक नृत्य प्रस्तुत किया। शहर में भ्रमण करते हुए जय महाकाल के जयकारे से पूरा शहर गूंज उठा। शिप्रा तट पर भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। उसके बाद सवारी वापस मंदिर लौटी। बताया जा रहा है सावन के दूसरे सोमवार पर करीब 2.5 लाख भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। पहले मंदिर में भक्तों की कतार लगी रही तो बाबा की सवारी के भी भक्त साक्षी बने। महाकाल की सवारी में इस बार नया अध्याय जुड़ गया, जिससे महाकाल की सवारी में और भी भव्यता बढ़ गई। पूरे उज्जैन में आज धार्मिक धुन सुनाई देने लगी थी। वीडियो प्रतिभा कुशवाहा, न्यूज़ स्पेस, मधुबनी, छत्तीसगढ़। 29 जुलाई यानी वर्ल्ड टाइगर्स डे। दुनिया भर में बाघों के संरक्षण के लिए 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर्स डे मनाया जाता है। देश भर में खासकर मध्य प्रदेश में इनका पुनवा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल होने के साथ ही अपनी विशेष उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है और टाइगर स्टेट इन्हीं में से एक है। मध्य प्रदेश में इस समय 785 टाइगर्स मौजूद हैं, जो वन क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। यही वजह भी है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वच्छ पर्यावरण और सघन वन बाघों के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करते हैं। यहाँ बाघों के लिए इकोसिस्टम या कहें कि पूरे जंगल का संरक्षण होता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बाघों को बचाना पूरे इकोसिस्टम को बचाने जैसा है और ये मनुष्य के लिए अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है। 7 टाइगर रिजर्व हमारे पास है। राजस्व भी लगभग 55 से 60 करोड़ का टूरिस्ट के माध्यम से होता है। 25 लाख से ज्यादा पर्यटक हमारे पास आते हैं। एक तरफ जहां एमपी में बाघों के रहने के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया, ठीक वैसे ही बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसका फैसला 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुई टाइगर समिट में लिया गया था। इस समिट में बाघों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई थी। बाघ की आबादी वाले 13 देशों में इनकी संख्या में गिरावट और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए उनकी संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत ने इसे 12 साल में पूरा किया। 2022 में भारत में बाघों की संख्या दोगुनी तो मध्य प्रदेश में 3 गुनी हो गई। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या ऐसे ही नहीं बढ़ी, बल्कि प्रदेश में बाघों के प्रबंधन को लेकर लगातार सुधार किया गया। यही वजह है कि 2010 में भारत में बाघों की संख्या 1706 और मध्य प्रदेश में 257 थी। वो संख्या 2022 में बढ़ गई और भारत में बाघों की जनसंख्या दोगुनी होकर 3682 हो गई और मध्य प्रदेश में करीब 3 गुनी होकर 785 हो गई। मध्य प्रदेश ने साल 2022 की समय सीमा से काफी पहले इस दोगुने लक्ष्य की उपलब्धि हासिल कर ली। मध्य प्रदेश को यूं ही बाघों का खूबसूरत संसार नहीं कहा जाता। यहाँ बाघों के रहने के लिए अनुकूल माहौल है तो टाइगर रिजर्व भी है, जहाँ ये टाइगर रिजर्व में आराम से रहते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 104 बाघ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 61 बाघ, पेंच टाइगर रिजर्व 61 बाघ, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 15 बाघ, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 40 बाघ, पन्ना टाइगर रिजर्व 40 बाघ, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व 5 बाघ। सांप है पृथ्वी का सबसे सुंदर प्राणी बाघ है, जिसका डेरा मध्य प्रदेश में है, जिसे भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। एक वक्त था जब देश में बाघों की तादाद लगातार घट रही थी, लेकिन सरकार ने सेव टाइगर कैंपेन और अपनी योजनाओं की बदौलत बाघों के कुनबे को बढ़ाने में सफलता हासिल की। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। सोशल मीडिया पर फेमस होने की सनक बढ़ती जा रही है, जिससे अंधे होकर यंग स्टार कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
हर दिन ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। आजकल युवाओं में रील्स बनाने का चस्का इतना हावी हो चुका है कि वो इसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। कोई इसके लिए जानलेवा खतरा तक मोल लेता है, तो कोई रील बनाने के लिए कानून को ठेंगा दिखाने से भी बाज नहीं आता। इंस्टाग्राम रील के लिए कुछ भी करने की सनक दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फेमस होने के लिए कुछ भी करने को आमदा दिख रहे हैं। ऐसे रील्स बनाने वालों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपनी दबंग छवि बनाकर सोशल मीडिया पर छा जाना चाहते हैं। रील्स के रंगबाजों का ऐसा ही वीडियो यूपी के महोबा से आया है। महोबा के इस वीडियो में देखिए किस तरह बेखौफ होकर ये युवा अपनी दबंगई दिखा रहा है। एक बाइक पर 3 लड़के बैठे हैं और सबसे पीछे बैठे लड़के के हाथ में दोनाली बंदूक है। ये चलती बाइक पर गन लहरा रहा है। इन तीनों युवाओं के और साथी दूसरी बाइक पर सवार होकर इनका वीडियो बना रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ये बंदूक लाइसेंसी है, लेकिन इस तरह इसका प्रदर्शन गैर कानूनी है। अब पुलिस इन युवाओं की तलाश में, जब इन पर एक्शन लेकर इनके सिर से रंगबाजी का भूत उतारा जाएगा। युवाओं में रील्स को लेकर इस हद तक सनक है कि अब वो बच्चों को भी इसमें घसीटने लगे हैं। फिरोजाबाद के इस वीडियो में 2 मासूम बच्चों के हाथों में तमंचा पकड़ाकर रील बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल रील के रंगबाज किसी सूरत में अपने रील को वायरल करना चाहते हैं, जिसके लिए इस दलदल में अब बच्चों को भी उतार दिया गया है। छोटे बच्चों के हाथों में असलहत थमाते इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई, मामला दर्ज किया गया है, जांच जारी है। खतरनाक रील्स के साथ ही हथियारों के प्रदर्शन वाले और धमकी या रंगबाजी वाले रील्स की भी भरमार होती जा रही है। ऐसे संख्यों पर कार्रवाई होगी, लेकिन बच्चों को इस दलदल में धकेलने वालों पर और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इन रील्स में देखा जा सकता है कि कैसे फेमस होने के लिए लोग नियम कानून को ताक पर रख रहे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है और रील्स बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वीडियो पर्सन राजेश के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हिंदुस्तान का ड्रोन पावर बढ़ने वाला है। इसे और धारदार बनाने के लिए अमेरिका की मदद मिलने वाली है। जी हां, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जैसा भारतीय ड्रोन बनाने के लिए अमेरिकी तकनीक मदद करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसा जंगबाज जिसका नाम सुनकर दुश्मन जंग का मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है। ऐसा बारूदी योद्धा जिसका निशाना अचूक है, जो पलक झपकते ही युद्ध का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। ये शिकारी है अमेरिका का MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन, जो दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक ड्रोन माना जाता है। ये जंगबाज अब बहुत जल्द हिंदुस्तान की ताकत बनने वाला है, क्योंकि अमेरिका से MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भारत को मिलने वाले हैं। खबर है कि अमेरिका 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भारत को देने वाला है। इतना ही नहीं, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जैसा स्वदेशी ड्रोन बनाने में अमेरिका मदद भी करने वाला है। इसका मतलब है कि भारत MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की तरह ताकतवर ड्रोन बना पाएगा, जिसके बाद भारत की ड्रोन ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जिनके दम पर सीमा पार बैठे दुश्मन का काम तमाम करने में मदद मिलेगी। भारत के पास कई ड्रोन हैं, जिसमें सी गार्जियन ड्रोन, हैरो ड्रोन शामिल है, लेकिन MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जैसा कोई योद्धा नहीं है। इसलिए भारत अब MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को अपने तरकश में शामिल करना चाहता है, ताकि दुश्मनों की अक्ल ठिकाने लगा सके। अब वक्त तकनीकी लड़ाई का है। ऐसे में देश में ड्रोन की ताकत बढ़ाना बेहद जरूरी था। देश में MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जैसी तकनीक आ जाने के बाद देश की रक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ रोशन राय, न्यूज स्टेट। जापान लगातार अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। जापान ने अपना रक्षा बजट बढ़ाते हुए अमेरिका से 400 टॉर्महॉक मिसाइल खरीद रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जापान अमेरिका से 400 टॉर्महॉक मिसाइल खरीद रहा है।
जापान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। जापान अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहे जापान का रक्षा बजट इस साल भी बढ़ाया जा रहा है। साल 2024 के लिए जापान का रक्षा बजट जीडीपी का 2% बढ़ रहा है। दुनिया के लिए चिंता की बात इसलिए है कि जापान ऐसा देश है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमला झेला और अपनी सेना पर खर्च न करते हुए अपने एक अलग ही रक्षा नीति बनाई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि अब जापान अपने रक्षा नजरिए और विचारधारा में मूल रूप से ही बदलाव ला रहा है। तभी तो अब जापान लगातार ऐसे हथियारों का परीक्षण कर रहा है जिससे दुनिया के देश टेंशन में सबसे ज्यादा परेशान तो चीन है। जापान ने टाइप 12 मिसाइल को अपग्रेड किया। ये सरफेस टू शिप मिसाइल है, मतलब कि इससे जमीन से अटैक करके समंदर में किसी भी जहाज को तबाह और बर्बाद किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जापान अपने इस मिसाइल को ओकिनावा में तैनात करके चीन की घेराबंदी करेगा। ओकिनावा ताइवान के बगल में है। जाहिर है जापान ताइवान के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी करना चाहता है। जाहिर है टाइप 12